उपचुनावों को लेकर गहमा गहमी तेज है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन तीनों सीटों का लगातार दौरा कर रही है और विभिन्न समाजों के साथ संवाद कायम कर रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां जीत हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश के शहरी निकायों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों की 45 सीटों के परिणामों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। और मैं समझती हूँ ऑल इन ऑल यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए भी, यहाँ के क्षेत्र के लिए भी और मेरे खुद के लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका रहा। हमारे को 3 हमारे वार्ड पंचायत समिति में हमारे को नुकसान हुआ, 1 जिला परिषद में नुकसान हुआ और 2 वार्डों का लाभ हमारे को नगर निगम में हुआ। तो कहीं प्लस हुआ, कहीं माइनस हुआ। इन चुनाव में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ नहीं खोया कि जिसको हम जिसके बारे में चिंता कर सकें। हाँ, 1 सीट जिला परिषद की कम हुई है और 3 सीट पंचायत समिति की कम हुई है, परंतु ये अलग अलग कारणों से हुई है। 45 सीटों में से शहरी निकायों की 14 सीट्स में से 7 पर बीजेपी जीती और 6 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। वहीं जिला परिषद की सभी 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं पंचायत समिति की 27 सीटों में से बीजेपी 10 पर काबिज हुई तो 16 पर कांग्रेस ने परचम लहराया। 1 निर्दलीय के खाते में गई। इन परिणामों के बाद कांग्रेस में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है और 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का मुगालता करार दे रही है। सबसे बड़ा अन्याय जो इस प्रदेश की जनता के साथ किया है, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, जो किसान है, जो आदिवासी है, जो दलित है, उस पर जो अत्याचार हुए उनको रोकने में सरकार नाकाम रही है। इन चुनावों में निश्चित तौर पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी है, लेकिन आने वाले समय में 3 सीटों के उपचुनाव के परिणाम 2018 की असल तस्वीर को बयां करेंगे। उपचुनाव उस तस्वीर को साफ कर देंगे कि 2018 में राजस्थान किसका होगा। लेकिन हाल ही में आए निकाय उपचुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है और बीजेपी को इस बारे में मंथन भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। आपने देखा मजमून खास खबर के आज के एजेंडे का और हम बता रहे हैं राजस्थान में हुए पंचायत समिति, जिला परिषद और स्थानीय निकाय के बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने गेन किया है। सत्ता पक्ष के अलग हटके जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के एक सियासी चर्चा जरूर पैदा हो गई है। कुछ बातें इस तरह की भी हैं। सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि लगातार मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर रही हैं, पार्टी ऑफिस में मंत्री जनसुनवाई कर रही हैं, पूरी सरकार कह रही है कि हम पब्लिक ओरिएंटेड रिजल्ट दे रहे हैं और रिजल्ट लेकिन सामने है। जो पब्लिक रिजल्ट दे रही है, जो सरकार कह रही है कि हम हमारी जवाबदेही है, संवेदनशीलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के परिणाम आते हैं, सवाल उठता है कि इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्या वास्तव में सेमीफाइनल है? ये एक बड़ा सवाल है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, अर्चना जी कांग्रेस से सीनियर लीडर हमारे साथ में हैं और लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। श्याम जी, क्या माना जाए इसे? राजस्थान विधानसभा का सेमीफाइनल मान सकते हैं इसे? अभी देखिएगा कि चुनाव तो चुनाव होता है, या बाई इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए अभी हमें? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब से ये तो देरी हो गई। अगर गुजरात के चुनाव पहले हो जाते तो इसकी स्थिति और परिवर्तनशील होती। अब देखिएगा कि यहाँ पर जिला परिषद की 1 सीट छीनी है, बाकी तो पुरानी कांग्रेस की ही पासी थी। लेकिन बाकी आप देखिएगा कि पंचायत समिति में झालावाड़ जिला ऐसा है जहाँ की मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है। वहाँ अगर मुख्यमंत्री हारती है तो उसका मतलब है कि कुछ न कुछ स्थितियाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो वहाँ पर कई वर्ल्ड क्लास चीजें बनाने की घोषणा की और बनाने का प्रयास भी किया। अब मुख्यमंत्री उन क्षेत्रों में जा रही हैं जहाँ पर कि कांग्रेस का वर्चस्व है। अब देखिएगा, जहाँ उपचुनाव होने 2 उपचुनाव होने थे, इसलिए लोकसभा क्षेत्र दोनों में गई, लेकिन झुंझुनू ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। उपचुनाव तक में बीजेपी हारी, तो इसका कारण तो वसुंधरा जी को पता था कि वहाँ निर्दलीय विधायक हैं, वहाँ पर इनको जाना जरूरी था और वहाँ पता लगाना था कि हमारी स्थिति सुधरी नहीं सुधरी। तो बहुत सारी चीजों में वहाँ लाठीचार्ज हुआ, आक्रोश होने के कारण। लाठीचार्ज का भी अंदाजा लगवाना था, क्योंकि आक्रोश होने का मतलब है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये मान के चलते थे कि कांग्रेस पहले अच्छी थी, स्थिति पहले भी थी, अब उन्होंने वापस से ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे गुजरात में सुधार किया, वैसे राजस्थान में भी
कांग्रेस की स्थिति सुधरने लगी है। तो सत्ताधारी पार्टी को समझ लेना चाहिए, संकेत हो गया है कि आप अगर नई तरीके से लोगों के साथ रहे और विकास की बात। एक छोटा सा सवाल है मेरा, राजेंद्र राठौड़ कह भी रहे हैं ये बात है कि ये बात सही है कि हमारी सीटें कम हुई हैं, लेकिन जनता का विश्वास कम नहीं हुआ है। सरकार का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रही हैं, मंत्रियों को बैठने नहीं दिया जा रहा है कि जनता को काम करके दीजिए, जनता के बीच जाइए, जन सुनवाई हो रही है। तो ये सब चीजें जनता के लिए तो कर रही है, ये सरकार का दावा है। ये देखिएगा, अब अगर राजेंद्र राठौड़ ये कह रहे हैं कि सीटें कम हुई है और फिर हमारा वर्चस्व बढ़ा है या घटा नहीं है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपके पंचायत समिति सदस्य अगर हारता है तो ये तो मान के चलिए कि कोई टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें ये तो पता पड़ रहा है ना कि किस तरह की स्थितियां आपकी हो रही है। यदि आप सत्ता में बहुत कुछ किया होता और बहुत सारे लोगों के साथ जाते जन सुनवाई में, मेरे को तो समझ में आया कि अजमेर में जो जन सुनवाई की थी करीब 42 कार्यों की स्वीकृति जारी की थी, 32 पे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया अधिकारियों ने कि इस पर तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो आप बताइए कि यदि आप जाकर के मुख्यमंत्री निर्णय करे 42 पर और 32 पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए अधिकारी, तो किस तरह का काम होता होगा बाद में? अब देखिएगा कि उसके बाद वो पूछताछ कर रही है कि क्यों नहीं हो सकता, तो उनका सब फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, फाइनेंशियल पैसा नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि डीपीआर बनाओ, कुछ करो, उसमें ये मत करो कि हो नहीं सकता। तो ये वहाँ के विधायकों का कहना था कि मैडम आपने तो कहा था और आपने कहा कि सब कुछ हो जाएगा और अधिकारियों ने तो फाइलों पे नोटिंग कर दिया है। तो इसी स्थिति में तो हम चुनाव में कहेंगे क्या मतदाताओं को जाकर के आपके काम स्वीकृत हो गए थे लेकिन हो नहीं पा रहे, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। तो ये माना जा सकता है कि नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ राजस्थान की राजनीति उस मोड़ पे आके खड़ी होगी कि जो स्टेप गवर्नमेंट का होगा वो भी बहुत ही मतदाता पे छाप छोड़ने वाला और निर्णायक होगा, क्योंकि राजस्थान हो चाहे देश के किसी भी प्रदेश की जनता हो, चुनावी जो साल होता है वो बहुत ही निर्णायक माना जाता है। भोली जनता होती है, 4 साल आपने क्या किया उसको कई बार भूल भी जाते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही ऐसा टाइम पीरियड है किसी के लिए भी, जैसे कहा जाता है कि आप पूरे साल भर एक्सरसाइज करते हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन के लिए जब लीव आती है तो आपको उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना होता है। वही पोजीशन ये जो साल रहेगा राजनीतिक दलों के लिए। कांग्रेस अपनी रणनीति जरा भी नहीं चूकना चाहेगी, क्योंकि उनके पास में सरकार चलाने का वक्त नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष की मजबूती का वक्त है और अपना काम साबित कर सकें कि हम वास्तव में सशक्त विपक्ष की भूमिका इस तरह से निभा रहे हैं, वो उनके लिए मजबूत कड़ी होगी। लक्ष्मीकांत जी, एक बार मैं आपके पास में आना चाहूंगा। श्याम सुंदर जी ने जो कहा कि एक झटका कहा जा सकता है बीजेपी के लिए, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि विश्वास कम नहीं हुआ, बेशक सीटें कम हुई हो, तो दोनों बातें संभव हो सकती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कहा है, उस बात में इत्तेफाक रखता हूँ। इस सीटें हमारी कम हुई है, श्याम जी भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, पंचायत समिति चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव होता है। सिंबल कई बार बिना सिंबल के भी ऐसे चुनाव कांग्रेस से लड़े, बिना सिंबल के चुनाव भी होता है। और इन सब चुनावों को लेकर के एक आपसी मोहल्ले का चुनाव होता है, उसको लेकर के एक धारणा बना देना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, ऐसा गलत है। लगातार लंबे समय तक नगर निगम और नगर निकाय इन सबके चुनाव को आपने देखा होगा, योगेंद्र जी बड़े नजदीक से देखा होगा, इनमें स्थानीय मुद्दे, मोहल्लों के मुद्दे, मोहल्लों का मनमुटाव, आपसी परिवारों का झगड़ा, ये सब भी इस चुनाव को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भाइयों का झगड़ा, ये सब इन सब चुनाव का विषय रहता है। तो पंचायतों के चुनाव के आधार पर आप ये कह दें कि बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जनादेश आ गया और ऐसा आ गया, सदस्य एक मिनट मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ग्राम पंचायत वाली बात, ग्राम पंचायत वाली स्थिति बात कर लें। अब आपने नगर परिषद की बात करें, नगर पालिकाओं में बात करें, तो ब्यावर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जीतती है, तो बड़ा चुनाव जो कहते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जिस नगर निगम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 25-25 थी, आपने तो कैसे कर गोली डाल के जीत लिया। अब अजमेर नगर निगम का क्या हाल है? अजमेर नगर निगम की स्थिति 25-25 बात करें, 25-25 आपने कर लिया। ब्यावर के बारे में बात करें, यदि हम जहाँ जीतते हैं वहां आप हमारे कड़े में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, कड़े में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से क्या इन चुनाव को छोटे चुनाव को आधार बनाकर एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, श्याम जी की ये बात है कि देखो श्याम जी एक बेबाक और निष्पक्ष पत्रकार हैं, ये किसी की को तारीफ नहीं कर रहे हैं और ना कांग्रेस को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एक द्वार खुल गए हैं कि आप तो सत्ता के लिए जो बिल्कुल अब ये मान के चले कि द्वार खुले। वो जब वक्त अर्चना जी का आएगा तो उनको भी बताएंगे। तो आप ये मत लीजिए, ये अगर देखिए अगर वास्तव में अगर कमजोर कड़ी कहीं पे दिखाई दे रही है बीजेपी की तो वो माना जाना चाहिए। सुन मेरी को पूरी बात कह देते,
मैंने निश्चित रूप से हो सकता है कुछ हलकों में कुछ कार्यकर्ताओं में मनमुटाव रहा होगा, इन सबको ठीक करने का भारतीय जनता पार्टी अपने से प्रयास कर रही है। लेकिन इन चुनावों को आकलन को आप राजस्थान के परिदृश्य में देख लें, ये संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। जहां तक पिछले चुनाव में आप कांग्रेस में जाए तो बहुत सारे उपचुनाव कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार जीते, फिर उसके बाद इनका हर्ष क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो इन सब चुनावों को आकलन करके बात करते हैं तो पिछला जो धौलपुर का चुनाव रहा तो भारतीय जनता पार्टी बड़े थम्पमेंट का चुनाव जीतती है, तो वो भी एक जनाधार जिसमें सचिन पायलट जी कहते हैं कि ये चुनाव इसका निर्णय करेगा कि 2018 में फिर किसी की सरकार। मेरा छोटा सा सवाल आपसे, एक छोटा सा सवाल इस नाते है कि आपके संगठन महामंत्री जी के आने के बाद मुझे लगता है पहला ही बाई इलेक्शन था ये जो पंचायत समिति वाला, जो 24 में से 16 अगर कांग्रेस जीतती है तो नहीं, ये चंद्रशेखर जी के आने के बाद में चंद्रशेखर जी को मास्टर माना जाता है इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में बूथ मैनेजमेंट का। बूथ मैनेजमेंट आपका एक लंबे समय से चल रहा है और मॉनिटरिंग खुद संगठन महामंत्री कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट अगर इतना वीक हो चला है आप लोगों का, ये देखिए टोटल 73,000 वोट लिए हैं अभी कांग्रेस ने इस चुनाव के अंदर, 63,000 वोट आपको मिले हैं, तो एक बड़ा गैप है। 10,000 वोट का गैप का मतलब ये है कि 10,000 में तो पूरा जिला परिषद, 2 जिला परिषद 7,000 कुछ वोटों का फर्क रहा है। नहीं साहब, आपके 63,421 आपको मिले हैं, 73,010 इनको मिले, 17,780 कांग्रेस को मिले हैं, कुछ ऐसा आंकड़ा है, और 2,230 वोट निर्दलीय को मिले हैं। नहीं आप किसी उसका बता रहे, मैं टोटल वोट की बात कर रहा हूं। 73,010 वोट तो इनको मिले हैं और 63,421 आपको मिले हैं, लगभग 10,000 का गैप है। तो मेरा जो सवाल है कि यहाँ जोड़ दिए, नहीं इनके साथ नहीं जोड़े साहब, कैसे जोड़ दिए? कांग्रेस और बीजेपी के हैं टोटल, कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय वोट भी है 2,230 वोट। चले कोई बात नहीं, मैं तो कहना चाहूंगा चंद्रशेखर जी के आने के बाद वो तो बूथ मैनेजमेंट उनका बहुत बेहतर था। तो वास्तव में मुझे लग रहा है कि अब संगठन के स्तर पे आप लोगों को एक बार गहरी चिंता करनी चाहिए कि हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद ही मतदाता कहां जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट हमेशा से मजबूत रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 वर्षों से कार्यकर्ताओं में बैठे हैं, कार्यकर्ता गए, जनता बीच लगातार जा रहे हैं, सरकार भी जनता बीच है और कार्यकर्ता जनता बीच है। जिस प्रकार से काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर कर रहा है, लगता है राजनीतिक पार्टी का अनुकरणीय विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर, चले मैं आपके पास वापस लौटूं। अर्चना जी हैं, एक बार मैं अर्चना जी से बात कर लूं। अर्चना जी, ये जो बाई इलेक्शन में आप लोगों को रिजल्ट मिले हैं और कांग्रेस के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि विजय ही होती है, जैसे बीजेपी कह रही है कि मायने ही नहीं रखता है कि 99 आई है कि 116 से 117 हुई है, जीत होती है। तो उसी दृष्टि से कहेंगे जीत तो जीत ही होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या फायदे की जीत हो सकती है? देखिए योगेंद्र जी, अगर जनरल इलेक्शन हो मान लीजिए, तब तो ये समझा जा सकता है कि आप अपनी बात को इस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम जीते हैं, हम जीत गए, बस ये कह सकते हैं। लेकिन बाई इलेक्शन जब होता है तब सरकार की अमूमन जो सत्ता होती है उसी के पक्ष में नतीजे आते हैं, और विशेषकर ऐसी निकायों में, पंचायतों में, क्योंकि लोग ये मान करके चलते हैं कि यदि सत्ता के अनुकूल नतीजे नहीं होंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। उसके बावजूद यदि ये मैंडेट आता है, इसका सीधा तात्पर्य विशेषकर पंचायत समितियों, जो अग्रेरियन क्राइसिस है, कृषकों की या कैसे किसानों का जो क्राइसिस है, ग्रामीण आबादी में जो अनरेस्ट है, उसी की परिणति ये है। और ये रिफ्लेक्शन है कि सरकार जो है ग्रामीण जनता की अनदेखी कर रही है। रही निकायों की बात, तो वहां पर भी स्थिति आप देखिए कि इन्होंने कुछ हमसे नहीं लिया है, एक इंडिपेंडेंट से लिया और एक सीट ऐसी थी जो खुद के पास थी। अन्यथा जो भी सीट्स हमने लिए वो ऐसी हैं जिस पर कि पहले से काबिज थे। और मेरा ये मानना है, देखिए योगेंद्र जी, कि इंट्रोस्पेक्ट सबको करना चाहिए, चाहे हम हारें, चाहे ये हारें, या हम जीते या ये जीते, तो उसके कारण होते हैं, उसके निहित। लेकिन पंचायत समिति में जहाँ सिग्निफिकेंट संख्या में वोट होते हैं, और जिला परिषद जो कि अमूमन हम ये मान करके चलते हैं, अगर शहरी पार्षद की वार्ड का एरिया देखें तो कई बार 25 से 30,000 वोट थे, जिला परिषद में अमूमन मुझे लगता है 15 से 25,000 वोट का ही जिला परिषद, यानी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में वोटर्स हैं, और उसमें आप जीतते हो और सत्ताधारी पार्टी की सीट आपके पास आती है, जालौर हमारे पास आई, तो एक संकेत है सीधे रूप से कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में आक्रोश है। सही कह रहे थे शर्मा साहब कि अभी जो जनसुनवाई का काम किया जा रहा है, अब मैं ढोंग प्रपंच कहूंगी तो उनको तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई यही कि रात में आप उन लोगों को उठवा लेते हो घरों से जिनसे आपको आशंका है कि वो जनसुनवाई के दौरान आकर के अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, अपनी बात को या मांग को उठा सकते हैं। इसी तरह से बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट की जो विरोध था कि या नहीं बनना चाहिए, महिलाओं तक पर लाठियां भांज दी, दिव्यांगों पर लाठियां भांज दी। एक मिनट, आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बताया, अनलिमिटेड क्या ही सब आ रहा है, आप बोल रहे थे मैंने बोला बीच में, नतीजे जो क्या क्या अनलिमिटेड बात है, आया अखबारों में, हमने कौन सा कहा है भाई, करने से आपको नहीं करना तरीका नहीं। या फिर राजस्थान पत्रिका का खंडन कर दीजिए आज कि राजस्थान पत्रिका ने गलत खबर छापी, कर दो तो करो ना, क्यों नहीं करते हो? रोज छप रहा है, क्यों नहीं करते? कल भी फतेहपुर में लाठीचार्ज हुआ, झुंझुनू में लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले झुंझुनू में आपने लड़कों पे लाठीचार्ज किया, खंडन किया नहीं जाता, बातों से खंडन करते। तो सच्चाई ये है कि जब ये भीलवाड़ा गई जनसुनवाई
करने के लिए हमारे दिव्यांग परिवार आया, उसके साथ बदसलूकी की वहां के लोगों ने, और सिर्फ उन्हीं से संवाद किया जाता है जिनसे आप संवाद करके और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने काम कर दिया। सबसे विस्मित करने वाली बात यह है योगेंद्र जी की जब जन सुनवाई हुई तो मुख्यमंत्री एक मन से बोली 9 लाख रोजगार दे दिए, अगले दिन दूसरे मन से 11 लाख रोजगार की घोषणा कर दी। अमित भाई शाह तो 2 कदम आगे बढ़ गए, 15 लाख रोजगार से आगे का दावा करके चले। जब आप ऐसे दावे करते हो, ऐसी बातें करते हो, आत्महत्याओं को नकार देते हो और फिर आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ करके उसको स्वीकार कर जाते हैं सार्वजनिक मंच से, तो इसका मतलब सीधा है कि सब महसूस करें कि आपकी अराजकता व्याप्त है, आप किसी की सुनवाई नहीं करें, सौहार्द को आपने बिगाड़ के रख दिया। और जब एक निर्मम हत्या राजसमंद में हुई जो एक दर्दनाक हादसा, ह्यूमैनिटी के प्रति हादसा था जिसके लिए चौतरफा उसका विरोध होना चाहिए था, उसकी निंदा होनी चाहिए, उस समय भी कुछ ऐसी घटनाओं को गृह मंत्री गृह जिले में अंजाम दिया गया जो किसी भी समुदाय के माध्यम से हुई, लेकिन उसने इस बात को प्रतिबिंबित किया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये सारी बातें, तो ओवरऑल आपका मानना यह है कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं मतदाता उन्हें बड़ी बारीकी से देख रहा है और सरकार मैसेज बेशक चाहे कुछ भी दे रही हो लेकिन पब्लिक विश्वास नहीं कर पा रही है। लक्ष्मीकांत जी अब आप बोलिए, सीधा एक आरोप कहा जा सकता है और देखिए रिजल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पिछले दिनों महाराष्ट्र में रिजल्ट आए थे तो बीजेपी ने काफी उसे दिल्ली जैसे ऑफिस के अंदर मिठाइयां बांटी गई थी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जब चुनाव परिणाम आए थे तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मोदी साहब ने तो अपने जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणाम में भी उसे शामिल किया था कि हाल ही के अंदर निकायों के परिणाम आए थे उत्तर प्रदेश में, वो भी जीएसटी के बाद में आए हैं। तो इन परिणामों का भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि 45 सीटें 45 सीट कम नहीं होती हैं और मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है इसे। क्योंकि कांग्रेस की बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, ये कांग्रेस कहती है कि बड़ी जीत है, बड़ी उपलब्धि है। इसलिए 2 दिन से मैं जयपुर रहता हूँ, आप भी पत्रकारिता नाते जयपुर में आपका चैनल है, मैंने कि कांग्रेस कार्यालय पर मिठाई बढ़ती तो नहीं देखी, ढोल नगाड़े देखे नहीं और कांग्रेस के किसी कार्य नेता की बाइट मैंने देखी नहीं। माननीय अर्चना जायजा पधारे निश्चित रूप से, सचिन पायलट ने भी बोला है, सचिन पायलट ने बोला बाकायदा मीडिया को बोला है, ऐसा कोई जस्ट मैंने देखा नहीं कि बहुत बड़ी जीत के साथ उपलब्धि। पहली बात, अरे आप तो जो यूपी के चुनाव जीते पर ढोल बजा लेते हैं, ऐसे लोग हैं। पहली बात तो ये जीत नहीं है क्या हमारी? दिखाते ना जीत को, आप प्रदर्शित करते हैं। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 150 सीट में तो जश्न बनाए, 99 पे ढोल बजा दिए। राष्ट्रीय नेताओं का आपको लड्डू खाने हैं, आपको लड्डू खिला दिया। हमने गुजरात के चुनाव के लड्डू खा लिया, आप चिंता नहीं करें, हमने लड्डू खा लिया। लगातार 29 चुनाव जीतकर हम लड्डू खा रहे हैं। अमित शाह ने कहा था 150 सीट नहीं आएगी तो जश्न बनाए, 99 पे जश्न बना के लड्डू बांट दिए। जश्न बनाएगी भारतीय जनता पार्टी अग्रसर, आप चिंता नहीं करें। पहली बात बड़ी आप भी मत करो, हम ढोंग नहीं करते लड्डू बांटने के। अर्चना जी ने हमारे पर रोजगार का आरोप लगाया, तो अर्चना जी जानकारी कर लें, पीएफ अकाउंट्स भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 4 वर्षों में 10 लाख पीएफ अकाउंट बढ़े, तो इस बात को चिन्हित करने काफी कि राजस्थान में रोजगार 10 लाख से अधिक दिए गए। और जहां तक सरकारी नौकरियों के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को और निश्चित बहुत सारी नौकरी दी है। तो ये जो है मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, 13 लाख के लगभग नौकरी, एक बात कहना चाहूंगा, आप पीएफ के अकाउंट जो है पीएफ का रजिस्ट्रेशन क्या रोजगार होता है? अरे पीएफ किसका खुलेगा? पीएफ का रजिस्ट्रेशन किसका होगा? जिसको नौकरी मिलेगी, जिसको रोजगार मिलेगा। यदि ये रजिस्ट्रेशन होता है उसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन उसी का हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। आपका यश नहीं है, कोई कुल्हाड़ी लेके ठोकता है, कोई टूल किट से करता है जाकर के मैशनरी, तो आपका यश नहीं है। मैं एक चीज आपको करेक्ट करना चाहूंगा, पीएफ अकाउंट खुलता है, यहाँ एक करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए एम्प्लॉयमेंट हुए होंगे, लेकिन आप ये मत कहिए कि 10 लाख से ज्यादा जिन लोगों के पीएफ अकाउंट खुले हैं, देखिए कहीं पे जो लोग काम करते हैं, आपके रूल्स कई अच्छे हैं कि जिसमें कहा गया है कि इतने लोग अगर हैं तो उनका पीएफ अकाउंट खुलना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी पीएफ से जोड़ा गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये योगेंद्र जी, आप इसकी संख्या को 2-4% कम ज्यादा कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में संगठित क्षेत्रों में रोजगार मिला है, इस बात को पीएफ के अकाउंट साबित करते हैं सीधे तौर पर। बेरोजगार भी हुए हैं, ये भी मान के चलिए। ये 18 साल का होता है तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, 18 साल का नौजवान रोजगार पढ़ के आ रहा है, रोजगार बेरोजगार समझता ऐसा नहीं है, लेकिन लगातार रोजगार दे भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे रही है। नोटबंदी देश की जनता ने जनादेश दिया है, यूपी में जनादेश दिया और पंजाब और हरियाणा हिमाचल में जनादेश दे चुकी है, इसके ऊपर मोहर लगा चुकी है जनता। एक बात जानना चाहूंगा, नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बात जानना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी आपसे, एक चीज बताएं कि आप मुख्यमंत्री जी खुद भी जा रही हैं, मंत्रियों को भी भेज रही हैं, आपके यहाँ जनसुनवाई भी चल रही है और एमएलएज भी अपने स्तर पर निश्चित रूप से उन्हें तो 5 साल में जाना, अगले साल जाना ही है जनता के बीच में, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है। प्रभारी मंत्री भी जा रहे हैं जिलों में, सारी चीजें होने के बावजूद भी थोड़ी स्थिति अभी जो या तो पब्लिक की अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं या सरकार दे नहीं पा रही है।
देखिए, पब्लिक की अपेक्षा उससे बढ़ती है जो कुछ करता है। जो कुछ करते हैं उनसे पब्लिक की अपेक्षा नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार लंबे से जनता बीच रहती है और जनता बीच जाने का हर संभव प्रयास करती है। भरतपुर में मुख्यमंत्री जाती है, बीकानेर में संभाग में मुख्यमंत्री जाती है, जहां गांव डांडा मुख्यमंत्री पहुंचती है, तो निश्चित मान के चलिए मुख्यमंत्री के प्रति लोगों की अपेक्षा बढ़ती है और अपेक्षाओं को खरा उतरना हमारा संकल्प है और मुख्यमंत्री उसकी दिशा में काम कर रही है। ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं कि 6 महीने पहले बाहर निकलो, 6 महीने तक तो आप लगातार सचिवालय के बैठे रहो, फिर उसके बाद ये फ्री और वो फ्री और बहुत सारी घोषणाएं करते चले जाओ। ऐसा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार 5 साल तक काम करती है। चलिए, काम नहीं किया 4.5 साल तक कांग्रेस ने, ये कहा कुछ नहीं किया। आज लास्ट समय 6 महीने जवाब है आपके पास में। वैसे तो खैर मुद्दा जो है ये 45 सीट से जुड़ा हुआ मेरी नजर में। फिर पता था आने वाले नहीं है, आने वाली सरकार को इन सबको देखना है, लेकिन तो सब काम किए। आप पूरे 5 साल जनता के बीच रहे ना, लेकिन ये परिणाम जो है, ये परिणाम क्या कहते हैं? मैंने बिल्कुल कहा स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों का परिणाम हो सकता है। बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इनको। नहीं, हम गंभीर है निश्चित रूप हमारा बूथ मैनेजमेंट को हम देख रहे हैं कि जहां पर परिणाम हमारे लिए नकारात्मक है, वहां बूथ मैनेजमेंट की स्थिति को हम वहां पर लगातार प्रयास करें। वहां पर जिलाध्यक्ष को हमने कहा है, प्रभारियों को हमने निर्देश जारी किया, आज ही निर्देश दिए, प्रभारियों निर्देश दिए कि इस विषय पर देखें कि कहां क्या कमी आ रही है, उनको ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि मोदी साहब ने यह कहा था कि देखिए, जनता का जो निर्णय होता है उसे परिणाम के रूप में देखना चाहिए। मैंने नोटबंदी की, मेरे को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में जो मेजोरिटी मिली, इसका मतलब जनता मुझसे खुश है। जीएसटी के बाद में गुजरात और हिमाचल के जो परिणाम आए हैं उससे जनता खुश है, तो इसका मतलब रिफॉर्म्स चाहती है। आप भी कुछ ऐसे है तो रिफॉर्म्स करिए। अगर आपके खिलाफ अगर रिजल्ट जाता है तो मोदी साहब तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए तो बड़ा उल्टा साबित हो रहा है ये कि इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, सरकार अपनी ओर से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में सरकार अपना ध्यान दे रही है। सरकार का प्रयास लगातार भामाशाह कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य। चलिए अर्चना जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। 4.5 साल तक आप लोगों ने काम नहीं किया और लास्ट के 6 महीने गए, घोषणाएं करते चले गए और जनता के बीच भी जाते रहे। बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी पूरे 5 साल तक जनता के बीच रहेगी। 4.5 साल का जो वक्त है वो जनता के बीच ही गुजारा है। परिणाम बेशक हो, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ये परिणाम इतने गंभीरता से यूं नहीं ले जाने चाहिए। बहुत ही लोकलाइज इलेक्शन होता है और इसमें बहुत सारे लोकल जो मुद्दे होते हैं, व्यक्तिगत जान पहचान, दुश्मनी, सारी चीजें आती हैं इसमें। देखिए योगेश जी, अपना अपना तरीका होता है युगेंद्र जी हर चीज का विश्लेषण करने का, और हर चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है, छोटी सी इकाई का भी हो उसका। अभी आपका अपना विवरण देने का, विश्लेषण करने का तरीका हो सकता है, अपनी हार को इस तरह से प्रस्तुत करने का तरीका हो सकता है जिसमें कि आप अपर हैंड पे रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने खुद ने बताया कि कोई बहुत बड़ी संख्या में ये वोट डले हैं, यानी 1.5 लाख से ऊपर का मामला है पूरा, और उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मोहल्ले का छोटा सा चुनाव है, आपसी दुश्मनी रंजिश को अंजाम देकर चुनाव लड़ा गया है, मैं समझती हूँ आत्मतुष्टि के लिए अच्छी बात है। लेकिन आप अपने इस विश्लेषण में ये मत कहिए कि कांग्रेस 4.5 वर्षों तक निरंतर कुछ नहीं कर रही थी। आपने अनुभव किया हुआ पूर्ववर्ती शासन में हम हारे जरूर हैं, लेकिन विपक्ष के रूप में हमारे सामने कोई चुनौती मौजूद नहीं थी, क्योंकि 4 वर्षों तक हमने श्रीमती राजे को लंदन और राजस्थान और कभी दिल्ली में देखा, लेकिन कभी भी जनता के मुद्दे उठाते नहीं देखा। हाँ, हमने अनुभव जरूर किया कि चुनाव से 6 महीने पहले वो आई सक्रिय राजनीति में और उन्होंने एक वितंडावाद खड़ा किया, माननीय कटारिया जी की यात्रा को रोका और इस तरह से बाध्य किया अपनी ही पार्टी के लोगों को कि उन्हें फेस घोषित किया जाए और नेता प्रतिपक्ष से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और उन्होंने एक परेड अपने विधायकों की करवा दी। ये विपक्षी भूमिका इनकी थी। एक लहर चली, एक परिवर्तन का मामला था, केंद्र के स्तर से सारी लहर सब जगह और ये चुनाव जीत गए। लेकिन योगेंद्र जी कैसे ही भूल सकते हैं, चुनाव को तो नकार दीजिए आप, हमें कोई आपसे ये उम्मीद थी, लेकिन इस राज्य में सरकार बनने के 6 महीने बाद 4 उपचुनाव भी हुए थे विधानसभा के। वो चुनाव सबसे बड़े चुनाव होते हैं। उन 4 उपचुनाव में आप 3 चुनाव में हारे, उसके बाद 2 चुनाव हुए, उसमें से धौलपुर का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना और सब जानते हैं जीत कैसे हो। हालांकि आप कुछ भी उसमें कहते रहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा ये मानना है किसी भी गंभीर राजनेता को हर चुनाव को महत्वपूर्ण समझना चाहिए, हर चुनाव की शिकस्त का विश्लेषण करना चाहिए, जीत का भी आकलन किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे निर्णय हमने लिए जिसके आधार पर जीत हुई। हम भी हारे हैं कुछ जगह, तो उसका हम भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस चीज को ये कह देना हमने पीएफ में इतने रजिस्ट्रेशन हो गए, रोजगार दे दिए, आपने किसी को टूल किट पकड़ा दिया, उसको रोजगार देना नहीं कहते। स्किल डेवलपमेंट हमारे समय भी होता था, और आपकी खुद की केंद्र की वेबसाइट से सुनिश्चित हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट में 3% का काम भी पूरे देश में नहीं हुआ। राजस्थान के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को खुद सरकार के निर्देश पर स्कैम के कारण बंद करना पड़ा, क्या क्योंकि जैसे पीएफ में रजिस्ट्रेशन दिखाए जा रहे हैं वैसे ही रजिस्ट्रेशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पे दिखाए गए। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रदेश के मंत्री
डॉक्टर्स की हड़ताल को नहीं रोक सकते, जिस प्रदेश के मंत्री डॉक्टरों को चीटियां कहते हो, जिस प्रदेश की मंत्री सार्वजनिक रूप से लोगों को नवजात शिशुओं की मौत के लिए आदतों को जिम्मेदार बताते हो, जिस प्रदेश में हॉस्पिटल में एक महीने में 100 नवजात शिशु मर जाते हो, जिस प्रदेश की सरकार खुद योगेंद्र जी हाई कोर्ट में कहती हो, करवा रहा हो, देखिए आप बोल रहे थे ना, मैंने एक शब्द नहीं बोला, अभी मत बोलिए, आपने बोला मैंने एक शब्द नहीं बोला। जिस प्रदेश की सरकार खुद हाईकोर्ट में ये एफिडेविट देती हो कि ये बच्चे इसलिए मरे क्योंकि हम सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, उस प्रदेश के लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम सब हर तरीके से संपूर्ण है और हार को स्वीकार नहीं करते। 26 में से 16 पे हम जीते हैं, उसके अलावा उसमें इंडिपेंडेंट भी, और जिसमें ये जीते हैं वो ये मान ले बूथ मैनेजमेंट हो कुछ भी हो, लेकिन हार होती है, हर हार को स्वीकार भी करना चाहिए। जश्न मनाने का अधिकार आपको नहीं, 150 के बाद 99 पे आने के बाद अपनी बातों से मुकर कर, तो हार को स्वीकार करने की जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर हड़ताल का समर्थन करती है कांग्रेस? देखिए हमने, हाँ सुनिए मैं सीधा जवाब दे रही हूँ। कालीचरण सराफ ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारी आंतरिक राजनीति की परिणति हड़ताल है। आप ही के कैबिनेट मंत्री पर इशारा किया उन्होंने, आपकी पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति विशेष को राजनीति में पनपाकर टिकट देने का प्रयास कर, आपकी पार्टी में रखा जा रहा है। लेकिन मैं सीधा प्रश्न आपसे पूछा, अरे आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा सीधा, क्या इस हड़ताल का समर्थन करती है? क्या हड़ताल का समर्थन करती है? बताइए आप, हड़ताल समर्थन करती है कांग्रेस? बताइए हड़ताल समर्थन करते नहीं करते? आपकी निंदा करते, अरे हमारी निंदा करते, हड़ताल समर्थन करते हैं क्या? ये बताइए। नहीं करते हड़ताल का समर्थन, नहीं करते। आपको जनता हड़ताल कर रही है, अरे मैंने तो हड़ताल कर रहे, कहिए आप जी। मैंने तो 33 मांगे माने जाने के बाद यदि हर दल भी तो अपना डॉक्टर साथ करते हैं और आप उन समर्थन करते हैं उन डॉक्टर का, तो ये डॉक्टर जिम्मेदार है। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों पे, छोटे से आप भी आरोप लगा देंगे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस लौटे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपको जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम को संकेत देते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों का अपना अपना विश्लेषण है, अपने अपने दावे हैं। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की देखिए अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन यह तय माना जाना चाहिए कि ये एक सिंबॉलिक है किसी भी पार्टी के लिए सावधान रहने के लिए। देखिए योगेंद्र जी, ये बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 4 जिला परिषद का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, छोटा चुनाव नहीं होता था। इनसे एक तो इन्होंने छीन ली और 3 इन्होंने बरकरार रखी। अब बीजेपी किस स्थिति में कहना चाहती है कि हम ठीक ठाक स्थिति में। अब आप पंचायत समिति ले लीजिएगा, पंचायत समिति, अब मैं जिला परिषद का चुनाव में करीब 1 लाख से अधिक मत है, देख लीजिए 4 में करीब 25,000 से 26-27 हजार एक जिला परिषद का होता है। जिला परिषद का चुनाव बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। पंचायत समिति में 27 पे चुनाव हुए, 16 पे कांग्रेस जीती, 1 पे निर्दलीय और बाकी इन्होंने जीते। अब अगर अब भी कह रहे हैं कि नहीं इसके चुनाव अगर ले लीजिए 1 लाख मतदाता है, और मैं मानता हूं कि शहरी निकाय का चुनाव छोटा चुनाव था, उसमें 14 पे हुए, 6 कांग्रेस ले गई, 1 निर्दलीय, 7 इन्होंने जीते, वहां बराबरी की स्थिति रही। लेकिन आप जब कह रहे थे कि बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे काफी टाइम इस पे नेता अपना पदाधिकारियों को बताया भी जा रहा है, पार्टी ऑफिस में क्या रहे थे इसको लेके कि 50,000 बूथ हैं, हम अभी तक 25,000 पे पहुंच पाए, 25,000 पे अभी भी नहीं पहुंच पाए, और जिनको लगाया वो रुक ही नहीं पा रहे हैं, वो तो चले गए। कह रहे कि क्योंकि पैसा ही नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं। कारण ये तो नहीं है कि देखिए बीजेपी जब से सरकार बनी है उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने अशोक परनामी का जब वहां पे कार्यभार ग्रहण करने का जो समारोह चल रहा था पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, वसुंधरा राजे जी ने उसी वक्त कहा था कि अशोक परनामी है। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, उस वक्त कहा भी गया था, और अभी हमें बैठा नहीं है, 18 और 19 के लिए संघर्ष करना होगा, उस वक्त कहा था। देखिए योगेंद्र जी, मैं नहीं, मेरा जो सवाल ये है कि लगातार बैठ के मंडलों में जाना, वहां पे बूथ, अब तो इनको एक बहुत ही बढ़िया, वैसे मैं देखिए बीजेपी की इस स्ट्रेटेजी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। इन्होंने एक पन्ना प्रमुख भी बनाए हैं कि आपको 60 लोगों का दिया है, उसमें 30 या 60 लोगों का दिया है। इसमें एक पेज होता है, पेज में जितने हैं लोग हैं उनके बस उन वोटर्स को आपको टच करना है, उनको
मोटिवेट करना है कि वोट डालना है पहले तो, या दूसरा बीजेपी को डालें, ये इस तरह की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मतलब इतने बारीकी से ये कह सकता हूं कि माइक्रो मैनेजमेंट कहा जा सकता है इसे, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट झलक नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता को इतना उपयोग में लिया जा रहा है कि चुनाव से पहले उसको इतना थका दिया कि वो रिजल्ट देना ही नहीं चाह रहा। देखिए योगेंद्र जी, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो इनकी गतिविधियां बढ़ी थी। अब वसुंधरा जी ने तो 180 का लक्ष्य ले लिया था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आने से पहले ही। अब मोदी जी ने भी लक्ष्य बहुत बड़ा लिया था। हाँ, 150। अगर उनके गृह राज्य में अगर ये स्थिति बन रही होगी तो बाकी जगह पे तो मैं मानता हूँ क्या स्थिति होगी। वसुंधरा जी कैसे 180 का लक्ष्य ले रही हैं, जब मोदी लहर थी तो ये 163 जीत के आए थे। उसके बाद आज की स्थिति में ये 180 जीतेंगे। और मैंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत की और कहा तो उन्होंने कहा कि हमने तो 180 का लक्ष्य लिया ही नहीं, हमने तो अभी तय ही नहीं किया। अब वो कह रहे थे कि वहां अपने गृह राज्य में तो वो, ये तो स्टेटमेंट्स हैं। खुद अशोक परनामी बेशक बदलना चाहें तो बदले, उनका खुद का अपना स्टेटमेंट है जोधपुर में कि 180 प्लस हमारा लक्ष्य है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया इस बात को। इनके प्रदेश अध्यक्ष तो क्योंकि मुख्यमंत्री कहती है वो करते हैं, क्योंकि संगठन मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री मजबूत है, मुख्यमंत्री के कहे भी अनुसार वो कह देते हैं। नहीं, लेकिन चुनाव में तो छाप मुख्यमंत्री खुद आगे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही हैं, पूरी मेहनत कर रही हैं, तो क्या वो असर जो दिखना चाहिए वो बेअसर क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में बीजेपी को अभी ये मानना चाहिए कि देखिए जन सुनवाई आप लगातार कर रहे हो, इसका पब्लिक से टच में तो आप हो, लेकिन पब्लिक के टच में रहने के बावजूद उसका असर नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद अगर 45 सीट पे जो चुनाव हुआ है, बेशक एक छोटा इलेक्शन इसे कहा जाए, लेकिन ये एक बहुत ही सिंबॉलिक इलेक्शन था। अभी आपको फेस करना है 17 विधानसभाओं का सामना करना है, क्योंकि एक लोकसभा में शायद 8 विधानसभा सीट, 11 लाख करीब मतदाता। हाँ, तो मतदाता इतने हैं तो आपको फेस करना है अभी करीब 25 लाख मतदाताओं के बीच में आपको अभी जल्दी तो बीजेपी जो लगातार बैठ के कर रही है लोकसभा और विधानसभा बाई इलेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अभी कहीं ना कहीं रणनीति में चूक कही जा सकती है इसे। देखिए कि मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री दौरा करती है तो शासन दौरा करता है, अगर प्रदेश अध्यक्ष दौरा करता है तो पार्टी दौरा करती है, संगठन सक्रिय होता है। वहां सरकार नहीं होती, यहाँ तो सरकार के लोग सक्रिय होते हैं। आपके कलेक्टर होता है, एसपी होता है, डिवीजनल कमिश्नर होता है, बाकी जो सत्ता के लोगों की भीड़ होती है वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होती है जी। शासन तो बात जो है वो मतलब वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, ये कहा जा सकता है। कोई तकलीफ है कि कोई और बात है? आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पे मैं भी सुन रहा था कि बहुत सारी जगहों पर मुख्यमंत्री ने, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जातिगत आधार पर सुनवाई करेंगे, ये कभी सुना? नहीं सुना। अब आप शासन के सुनवाई करने जा रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आम लोग, श्याम जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो प्रेस रिलीज भी जारी जन संवाद हो रहा है ना, जन संवाद मतलब वर्ग विशेष के साथ जन संवाद नहीं कर सकता मुख्यमंत्री, ये सैद्धांतिक चीजें होती है। आप लोगों के बीच जन संवाद कीजिएगा। आप कहेंगे कि इस वर्ग को बुलाए, उस वर्ग को बुलाए, आप व्यापारी वर्ग को बुला सकते हो, किसान वर्ग को बुला सकते हो, ये तो वर्ग ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मण को बुलाएंगे, राजपूत को बुलाएंगे या उसको बुलाएंगे, ये जातिगत आधार पर मुख्यमंत्री कभी सुनवाई नहीं करता है, और कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। बल्कि आपको किसानों की सुनवाई कीजिए, व्यापारियों की सुनवाई कीजिए, छात्रों की सुनवाई कीजिए, इस प्रकार का आप सुनवाई का चले मैं डालेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आप लोग लगातार जन सुनवाई भी कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख, आप बूथ प्रमुख, बहुत सारे प्रमुख भी आपने बना दिए हैं, और ये लंबे समय से आप लोगों की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री जी खुद फ्रंट लाइन पे जा रही हैं और मेहनत कर रही है, मेरी नजर में तो मेहनत कर रही है, लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आ नहीं रहे हैं अभी। तो आप लोग कहीं कुछ, जैसे ये तो बात एक बार कहने के लिए ठीक है कि बहुत ही मामूली इलेक्शन था और लोकलाइज होता है और मुद्दे भी इसी तरह के होते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक अलार्मिंग पोजीशन में लाके खड़ा किया हुआ है कि बाई इलेक्शन जिसमें करीब 10 से 11 लाख मतदाता, 11 लाख से ज्यादा मतदाता होंगे। 11 एक लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा है, 16 है जयपुर में, तो हो सकता है वहां भी ज्यादा हो, हाँ, 16 तक हो सकता है। 11 लाख मतलब काफी एक बड़ी 13 लाख करीब है, 13 लाख मतदाता होगा जिसे आपको फेस करना है, और 31 लाख मतदाता के बीच में जाना होगा। देखिए निश्चित रूप से हमको अभी बाई इलेक्शन में जाना है, ऑल ओवर वो चाहे अजमेर का चुनाव हो, सब चुनाव में जाना। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय पर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे बूथ मैनेजमेंट को सुधारने का और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास जारी है। बूथ मैनेजमेंट राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा बूथ मैनेजमेंट माना जाता है और है।
वर्तमान में है। लेकिन कुछ स्थानों पर होता है इन चुनावों को लेकर के हमने बिल्कुल गंभीरता दिखाई है। ऐसा नहीं कि गंभीर नहीं पार्टी इस विषय को लेकर के। आज ही हमने हमारे जितने भी वाक्य अधिकारी जो हमारे जिला प्रमुख प्रभारी रहे उन सबको इस बार लेटर भी लिखा है संगठन ने कि क्या स्थिति क्या कारण रही, इन सबकी विवेचना कर तुरंत संगठन को भिजवावे और इस विषय पर पार्टी गंभीरता ले रही है। ऐसा नहीं कि पार्टी जिन क्षेत्रों में हारे हैं, जिन क्षेत्रों में जीते हैं, उन सभी जगह राय ले रही है पार्टी और सबसे वहां का निष्कर्ष मंगवा रही है पार्टी के आज प्रभारियों को भी वहां पर भेज दिया गया है कि वहां जाकर स्थिति आकलन करें कि क्या स्थिति वहां पर रही है। तो पार्टी इस दिशा में बढ़ रही है। पार्टी एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है। अभी श्याम शर्मा साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री दौरा करती हैं, संगठन के दौरे कम हो रहे हैं और संगठन में अगर कोई मजबूत पदाधिकारी जाता है तो कार्यकर्ता अपनी मन की पीड़ा सुनाता है। अगर पीड़ा सुनाई जाती है या तो उसको सोल्व नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास लोगों के पास में जानकारी है कि नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से किसी जिले के कुछ मंडल अध्यक्ष से मेरी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई है। उन लोगों का कहना है कि पार्टी ने सब प्रोग्राम इतने दे दिए कि वो संभव नहीं है कि पूरे होना, कि घर के काम छोड़ के भी अगर हम करना चाहें तो भी नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं है कि हम एक प्रक्रिया को लादे जा रहे हैं, कार्यकर्ता पे थोपे जा रहे हैं और वो संभव ही नहीं है। कहीं लादा नहीं जा रहा किसी प्रोग्राम को। लगातार हम महीनेबद्ध रूप से 15 दिन के रूप में लोग कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम दे रहे हैं। उस हर स्तर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम दे रहे हैं। जो जिला स्तर कार्यकर्ता है, जो जिला का पदाधिकारी उसको अलग तरीके से कार्यक्रम दिया जा रहा है, जो प्रदेश का पदाधिकारी है उसको अपने स्तर कार्यक्रम दिया जा रहा है, जो बूथ मैनेजमेंट को संभालने वाला कार्यकर्ता है उसको बूथ के अनुसार कार्यक्रम दिया जा रहा है। तो कार्यक्रम और जनता बीच जाना, एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता नैतिक दायित्व बनता है, जनता बीच जाए, अपनी पार्टी की बात को रखे, सरकार के कामों को जनता को बताए और उनके दुख दर्द को जाने और जनता का बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्याम जी ने एक बात कही है और एक कांटे की बात कही है कि मुख्यमंत्री जब जाती हैं तो उनके साथ पूरा लवाजमा चलता है। आज अगर लक्ष्मीकांत पारिक को कोई बात कहनी है, आप अलवर के रहने वाले हैं, तो इतनी सहजता के साथ में एक वर्कर अपनी बात नहीं कह सकता है कि एक्चुअलिटी ये है, आप सुनिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की आदत भी नहीं है शायद ये सब चीजें एक छोटे सा कार्यकर्ता की सुनी जा सके, क्योंकि पदाधिकारी चिन्हित होते हैं। पदाधिकारियों को पहले से कहा जाता है कि आपको यही बात सुननी है। तो ये सब जो चीजें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन गैप है आम कार्यकर्ता के और आप लोगों के बीच, एक गैप बनता जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी और मंत्रियों सरकार के सभी, क्योंकि देखिए ऐसा श्याम शर्मा जी को लग रहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने महसूस किया है ये कि भाई मुख्यमंत्री जब जाती हैं तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता मिल नहीं सकता। ये बात हो सकती है, कहने की ठीक हो सकती है इनके विचार। मुख्यमंत्री सीधा संवाद के कई कार्यकर्ताओं नहीं हो पाता, लेकिन जन सुनवाई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता के साथ आते हैं, उनकी जन सुनवाई होती है, उनकी पीड़ा को पदाधिकारी भी सुनते हैं, मंत्री भी सुनते हैं, उनकी बात को तहरीर भी दी जाती है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती है, अपनी बात को कह नहीं पाता। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार प्रदेश काले बैठते हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी और हमारे महामंत्री जी और अन्य पदाधिकारी भी लगातार काले बैठते हैं। मैं आऊंगा, अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा। ये कांग्रेस की मेहनत की जीत कहें कि कोइंसिडेंट है कि सरकार से नाराजगी मतदाता में तब्दील हुई है, या लोकल जो इश्यूज हैं उनके आधार पर ये एक कांग्रेस को भी जीत मिल गई? देखिए, ये वैसे स्थानीय निकायों के और स्थानीय पंचायत समितियों के चुनाव है, तो इसमें तीनों ही बातें काम करती हैं। इसमें लोकल इश्यूज का भी इम्पैक्ट है, पार्टी अपने स्तर पर काम करती है और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति है, इसीलिए ऐसे नतीजे आते हैं। अब देखिए, 4 जिला परिषद में अभी वोट शेयर में देख रही थी, तो ये लगभग मुझे लगता है कि 1 लाख की आबादी में हुए हैं ये चुनाव। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ पर चारों जगह शिकस्त मिलती है और आप अपनी सीट को भी रिटेन नहीं कर पाते, तो इस बात का सूचक है कि शहरी आबादी और ग्रामीण दोनों में ही यहाँ पर अनरेस्ट है और नाराजगी है, और उसी की परिणति है कि ये परिणाम आए। और इससे पूर्व भी आप देखिए कि जब हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारे थे, उसके बाद जो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो हमारे वोट परसेंटेज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया था एकदम से। यानी आपकी कार्यशाली को जनता कसौटी पर उस समय से उतार रही थी और उसमें देखा कि आप उस पर कसौटी पे खरे नहीं उतरे। उपचुनाव की बात हम करते हैं तभी लोग धौलपुर और उसको गिनाने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में भी स्थितियां अच्छी नहीं रही। और आपने खुद ने बताया, जैसे अजमेर में हुआ 25-25 था, ड्रॉ करवाया और उसके बाद इनके पक्ष में नतीजा आ गया। तो सत्ता का रसूख तो इस्तेमाल होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन देखिए, ये वो स्थान होते हैं जहां पर जनता ये महसूस करती है सबसे निचली इकाई के रूप में कि यदि सत्ता के अनुकूल हम अपना जनादेश नहीं देंगे तो हमारे काम बंद हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक पेज सामने आया, आज ही समाचार पत्रों में हमने देखा कि जो विधायक हैं, स्पेशली सत्ताधारी पार्टी के विधायक देख लीजिए, उन्होंने अपने जो एमएलए लेड फंड होता है उसी का उपयोग नहीं किया ज्यादा। विपक्षी विधायकों की भी उसमें लिस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अर्चना, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले बार के सरकार का कार्यकाल का भी मैंने एनालिसिस किया, हालात लगभग सेम ही है। ये तो सेमफुल थिंग है एमएलए के लिए, चाहे किसी पार्टी के लिए। लेकिन इस वक्त अगर आप इनके बजटीय प्रावधानों को देखें, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखें, केंद्र से आने वाले फंड का अगर आप एनालिसिस करें, तो आपको एहसास हो जाएगा कि सभी जगह इतना बड़ा क्रंच है कि काम नहीं हो सकते, पैसा नहीं आता जिस पेटे आना चाहिए। और अगर आ भी गया तो हमने अभी पार्टी सरकार का विश्लेषण किया, आपके पास भी हमारा डॉक्यूमेंट आया होगा।
आप मनरेगा के पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, आप मैं आपकी बात से समझ, देखो वो एक अलग बात है, आप एमएलए की जो बात कर रही थी अभी, एमएलए की जो बात कर रही हैं, एमएलए लैब में तो जो पैसा मिलेगा उसको काट ही नहीं सकते, काट नहीं सकते, लेकिन एलोकेट टाइम से नहीं करते, आप उसी निविदाएं आमंत्रित नहीं करते, फाइनेंशियल सैंक्शन आप जारी नहीं करते, क्योंकि एमएलए का जो फंड होता है वो जिला प्रशासन के माध्यम से आता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। यानी आपके पास फंड नहीं होगा तो आप उसको डिले करो। आप कह रहे थे ना श्याम सुंदर जी भी कि मुख्यमंत्री की अभिशंसा पर यदि वहां ये कहा जाता है कि ये संभव नहीं है और मुख्यमंत्री कहती है पैसा नहीं तो डीपीआर बनाइए, इसकी निविदा खोलिए, इसके लिए प्रोसेस चलाइए। किसी एमएलए ने इस बात को लेकर के ये नहीं कहा है कि मैं जो स्वीकृति प्रदान कर रहा था उसमें पैसे की वजह से अटकी हुई है, पैसे तो उनके खाते में है, पैसा तो उनके नाम से है, पैसा तो जिस दिन चाहेंगे उनके नाम से है, लेकिन उसका जो चैनलाइज करता है वो जिला प्रशासन करता है ना, आपकी वो चैनलाइजेशन तो प्रॉपर नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का फेलियर माना जाएगा। यानी विपक्ष का विधायक तो चलो जा रहा है अपने कलेक्ट्रेट पे जाके गुहार लगा रहे, सत्ता पक्ष के काम क्यों नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी बात है। यानी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम ये कोलैप्स हो गया है, आपके यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है काम की। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है हमने पंचायतों को इतना पैसा एलोकेट कर दिया, लेकिन पंचायतों के पास तो पैसा ही नहीं है। आज सारे सरपंच संघ के लोग हैं वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि ना तो पैसा एलोकेट होता है, ना जिस पेटेस केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती है वो पूरी प्राप्त हो रही है, और सारी सब्सिडी की कटौतियां कर दी इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में। आपको अगर फॉर्म निर्माण की बात हो या फिर आपके जितने भी इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी मिलती है सबको धीरे धीरे घटाते गए। तो जब आप फंड एलोकेशन नहीं करते, किसान को उसका हक नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, उसको खाद नहीं मिलता, उसकी आत्महत्या को आप निजी कारण करार देते हो, ग्रामीण क्षेत्र में युवा को रोजगार नहीं देते, बेरोजगार संघ के लोग आरपीएससी के बाहर आज आमरण अनशन पे कुछ, यानी कि सरकार के प्रति जो नाराजगी है, सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसे आप लोगों ने गेन किया है जी, ये सीधा मान सकते हैं। बिल्कुल वो भी गेन किया है, हमने उस चीज को उजागर भी किया है, हमने जनता के लिए अपने आंदोलन भी किए हैं, इनको बैकफुट पे लाकर भी हमने छोड़ा है। माइनिंग क्या स्थिति देख लीजिए, आज क्या स्थिति, बजरी खनन यहाँ नहीं होती क्योंकि आप समय पर काम नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब पूर्व में अशोक गहलोत सरकार थी, बहुत सारी घोषणाएं भी हुई, वास्तव में जनता के बीच जाने के लिए अच्छी घोषणाएं कह सकता हूं मैं उनको, और आप लोगों ने कहा कि हम अधिकार का युग का सूत्रपात हम लोगों ने किया है। फिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी? क्या वास्तव में पब्लिक की धारणा तो नहीं है कि विकास वो चाहती नहीं और अपने अंदाज में मत डालने की एक प्रचलन हो गया है, या जो लोकल उस वक्त के 15 दिन के जो मुद्दे हैं वो इफेक्टिव होते हैं? देखिए योगेंद्र जी, इस समय के वैश्विक परिदृश्य पे भी नजर डाल लीजिए। अभी एक प्रोटेक्शनिज्म हावी हुआ है इस समय हर जगह, और फिर आपने एक परसेप्शन के आधार पर तो लोकतंत्रों में चुनाव होते होते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। उस समय आपने एक बुगुल बजाया कि 10 साल का शासन यूपीए का था, यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, महिला उत्पीड़न बढ़ गया, बहुत से दावे आपने कर दिए। उसके बाद जनता जो है वो भी चेंज की दरकार रखती है और उसकी ये इच्छा रहती है कि लोकतंत्र है, हमें मताधिकार करना है, परिवर्तन लाना, परिवर्तन के रूप में लेकर आए। लेकिन कभी भी किसी ने भी राजस्थान में आज तक ये नहीं कहा कि पूर्ववर्ती शासन की योजनाएं गलत थी, हम लाभान्वित नहीं हुए थे या हमें फायदा नहीं मिला। आज हर जगह आप जाके सुनिए, सब कहते हैं हमारी पेंशन बंद हो गई, हमें समय पर राशन नहीं मिलता, पीडीएस के माध्यम से जिस प्रकार से पोस्ट मशीन डिफंक्ट है उसको लेकर इन्हीं के लोगों ने वहां जाकर के, इन्हीं के जिला परिषद के या पंचायतों के लोगों ने अपनी सरकार से गुहार लगाई कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होने से लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। फ्री मेडिसिन का बट्टा बिठा दिया, सारे बजट को इन्होंने कहा बढ़ा दिया, लेकिन एलोकेशन कर दिया सर्जरी के आइटम्स में, जिससे कि हॉस्पिटल जो है उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। खुद एसएमएस हॉस्पिटल में जो फुटफॉल था जिसका पेशेंट्स का, जो 30 करोड़ तक हमारे समय पहुंचा था, वो जो इंक्रीमेंट होता था 30% में 5% पे आ गया, क्योंकि दवाइयां मिलती नहीं है वहां पर। तो ये सारी चीजें जो है जनता को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और उसी का नतीजा ये है। चलिए मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रतिपक्ष आने वाले दिनों में, दोनों ही बातें हैं, जो परिणाम है वो तो आप लोगों के लिए आत्मचिंतन करने के लिए मुझे लगता है कि एक वो आधार बन सकते हैं। आप बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। अर्चना जी ने, मुझे भी लगता है कि कांग्रेस की मेहनत से ज्यादा ये एक ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों ने चुना और सामने जो विकल्प के रूप में कांग्रेस मिली तो कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया। तो मेहनत जो है वो कांग्रेस की भी नहीं थी, आपकी तो चलिए, आप पे अगर मेहनत कहीं होती उस क्षेत्र में पर्टिकुलर तो रिजल्ट ऐसे नहीं आते, कुछ सीटों पे गैप भी है बाकायदा। देखिए रिजल्ट कैसे आए नहीं आए ये एक अलग विषय, लेकिन हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कार्यकर्ता मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कार्यकर्ता लगातार अपना काम कर रहे थे, तो लगातार कार्यकर्ता अपना काम किया है। अब परिणाम उसके कितने सुखद रहे, कितने हमारे पक्ष में गए, कितने विपक्षी पक्ष में गए, ये एक अलग विषय है। कहीं कहीं पंचायत समितियों में एक स्थान पर हम कांग्रेस 3 पर जीती, हमारी 1 सीट हमारे को नुकसान निश्चित रूप से हुआ है जिला परिषद में, और पंचायत समिति में 3 सीटों का हमारे से कांग्रेस आगे है।
तो कुल मिलाकर निकाय में हम जो स्थानीय निकाय है, नगर निकाय, उनमें हम प्लस रहे हैं। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है और जनता के ने जो जनादेश स्थानीय निकाय में मैं सर आपको बताना चाहूंगा महज एक सीट पे 14 हुई थी वो, लेकिन इंडिपेंडेंट हमारा सपोर्टेड ही है ये। चलिए अगर ये भी माने सिंबल की भी बात करें तो 6 कांग्रेस के हैं, 7 आपके हैं, 1 इंडिपेंडेंट है। तो निश्चित रूप से देखिए जो परिणाम आ गए, जनता जो परिणाम दिया निश्चित रूप से हमने स्वीकार किया और इसमें हम लगातार जो मैंने पहले भी कहा कि जहां निराशाजनक परिणाम रहे और जहां उत्साहजनक परिणाम रहे, दोनों की हम समीक्षा कर रहे हैं और उनमें अधिक अच्छा और क्या हो सकता है इस विषय में जा रहे हैं। लेकिन अर्चना जी ने बड़ी तेजी के साथ 2-4 अपनी सरकारी अच्छाइयां बताने का प्रयास किया। पेंशन योजना, हमने पेंशन योजना लोगों के डाक के माध्यम लोगों के सीधे खाते में जा रहे, बिचौलिया काम खत्म हो गया। यदि पोष आगे बात करें तो सीधे जनता के जितने भी सब्सिडाइज योजनाएं सब सीधे खाते में जा रही है। जो आपके बिचौलिया काम तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर के वहां से कहा करते बेचताओं पर 100 रुपए पहुंचते 15 पैसे, वह सिस्टम बंद हो गया है। लगातार जिस प्रकार सरकार गंभीरता प्रयास कर रही है। एक बात कहना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए आप ये बात राजीव गांधी का जिक्र कर रहे हैं। राजीव गांधी ने जो सच्चाई स्वीकार की थी, मुझे ऐसा लगता है, मैं उस वक्त भी हल्की फुल्की जर्नलिज्म में आ गया था। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि किसी प्रधानमंत्री ने देखिए इस चीज को स्वीकार किया। वो ये नहीं कह रहे थे कि उन्होंने तो कहा कि हमारा सिस्टम कितना कोलैप्स हो रहा है, तो हमें उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं, हम कह रहे हैं करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम केवल कोट करके कहें कि राजीव गांधी ये कह करके गए थे उस सिस्टम को हमने ठीक, ये तो मैंने बताया कि आपकी समय स्थिति क्या थी और आपकी आज हमने सब चीज को सिस्टमाइज करने का प्रयास लगातार किया है। सिस्टम में लगने का प्रयास हमने किया है। हाँ, कुछ बोलना चाहिए बोल लें योगेन जी। लेकिन एक बात तो है कि ठीक है, राजीव गांधी जी ने ईमानदारी साफगोई से स्वीकार कर लिया, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि बीच में इनकी भी एक बार सरकार रही। तो कम से कम हमें श्रेय नहीं दें, लेकिन अपनी अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार को तो श्रेय देना सीखे, इतना आपसे निवेदन है। अटल जी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और जितना अटल जी ने काम किया निश्चित रूप से इस देश के अंदर, ये देश में सड़कों जाल बिछाने किसी गंभीरता से काम किया तो अटल जी सरकार ने किया है। उसको शायद बुलाया जा सकता। नदियां जोड़ने का विषय अटल जी जितनी तेजी के साथ किया, और यदि सरकार रहती तो आती, आपने उस योजना को बंद कर दिया था। तो नदियां जोड़ने का प्रयास हमारी सरकार ने, डीपीआर वगैरह सब बनाए, अटल जी सरकार ने बनाए। और जो कहना चाहूंगा सरकार ने, अटल जी सरकार ने हाईवे पे आज आप घूमते हैं, कांग्रेस चुनाव प्रचार करने गुजरात तक पहुंचते हैं, सब अटल जी की देन है। चलिए, लेकिन देखिए बहुत अच्छी बात है, सरकारों को बनाया इसी वजह से जाता है कि कुछ करके जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने और कैग की रिपोर्ट ने और जो पार्लियामेंट्री कमेटी नमामि गंगे पर आपकी कलई खोल के रख दी। तो कम से कम ये मत कहिए, अटल जी ने अच्छी योजना शुरू की थी नदियां जोड़ने की, लेकिन नदियां आज भी नहीं जुड़ी। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। इसलिए नारे, दावे और जो जुमले देने की परंपरा थी उस पर विराम लगा दिया जनता ने, गुजरात में भी और यहाँ भी। गुजरात में आप बड़े खुश हैं, गुजरात के निराश नहीं है, खुश नहीं है, निराश नहीं है। चलिए अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी जीत से आप खुश तो हैं। हम लोग आपकी जीत से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस से हम खुश हैं। आपने 2 दिन पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बना, खुशियां बटोर ली थी। मुझे लगा शायद आपको, क्योंकि आप पता था कि बाद में खुशी बनाने का समय नहीं मिलेगा। खैर देखो, ये कोई विषय नहीं है, हम तो उस पर आना चाहेंगे। मैं एक सवाल आप दोनों से लूंगा, फिर श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि बीजेपी इन रिजल्ट्स को किस तरह से ले रही है, और क्या अब नेक्स्ट कुछ ऐसा होगा अभी, क्योंकि आपके सामने बड़ी चुनौती 2 लोकसभा 1 विधानसभा बाई इलेक्शन है। जो हम यूं देख करके चलें तो 17 विधानसभा का इलेक्शन होगा एक तरह से। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट को जहां पर कमजोर है वहां पर ठीक करने का प्रयास कर रही है। हमारा लगातार गंभीरता से प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जन जन तक पहुंच चुकी है। उन जनताओं में यदि कोई खामी भी है तो ठीक करने का प्रयास हो। जहां सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह जा रही है, हर जिले पर जा रही है, हर संभाग में जाने का प्रयास कर रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवाल मेरा इस वजह से है, मैं आपको सीधा वही नहीं पूछ करके, सवाल मेरा इस वजह से है कि जब गुजरात हिमाचल के साथ में आप लोगों ने बाई इलेक्शन नहीं करवाया तो अपनी आपकी स्ट्रेटेजी होगी। ये स्ट्रेटेजी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ये सिंबॉलिक और आप लोगों के लिए अलार्मिंग स्टेज और आ गई है कि जो आपको ये चेतावनी दे रही है कि आपके लिए ये अभी भी स्थितियां ऐसी नहीं है जैसे आप सोच के चल रहे हैं कि चले इस दरमियान हम और बेहतर कर लेंगे या गुजरात के रिजल्ट आएंगे उससे पोजीशन और ठीक होगी। देखिए, इलेक्शन कराने का अधिकार निर्वाचन चुनाव आयोग के पास में, इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। निर्वाचन आयोग अपना स्वतंत्र संस्था है और जहां तक समयबद्ध रूप से और समय मिला है, निश्चित भारतीय जनता पार्टी अपना काम लगातार कर रही है। जो लगातार ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे कि इलेक्शन कमीशन को, आरोप तो ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे लगाए थे, अब शायद आप चुप है ईवीएम के आरोपों पर भी। नहीं, वो तो देखिए अब बहुत सारे आरोप लगाए थे। अर्चना जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मैं श्याम जी के पास में जाऊंगा, 1 मिनट का वक्त दूंगा आपको मैं। सवाल यहाँ पे यह है कि कांग्रेस के वास्तव में रिजल्ट से इतनी उत्साहित कही जा सकते हैं कि जो ये मान के चले कि हाँ बिल्कुल जनता पलक पावड़े बिछा करके तैयार बैठी हुई है। देखिए, कोई भी जो जीत होती है उत्साह का संचार तो करती है, इसमें क्या संदेह। लेकिन हमने अपना आकलन किया है चुनाव लोकसभा विधानसभा हारने के बाद कि हम जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं।
गुजरात के इलेक्शंस को लेकर भी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन हम निराश नहीं है। निराश इससे नहीं है कि अगर आप पूरे वोट शेयर को और सारी चीजों को देखें तो सारी चीजें, परिस्थितियां जो है, सारे ड्यूप्लिकेटिंग हुई, मसल मनी पार सब कुछ हुआ वहां पर, हर तरह का प्रपंच रचा गया, उसके बावजूद हम अच्छी स्थिति में है। तो हमारा ये मानना है कि और सीमावर्ती जो सीट्स हैं गुजरात की, जो राजस्थान से सारे इसके लिए बात करना चाहेंगे। इस चुनाव को लेकर के देखिए हम ये मान करके चलते हैं कि ये परिणाम बहुत अच्छे परिणाम है कांग्रेस के पक्ष में। उसके बावजूद कि ये जो परिणाम आते हैं हमेशा सत्ता के पक्ष में ही रहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव में लोग जानते हैं यदि सरकार के खिलाफ जनादेश देंगे तो काम बंद होंगे, लेकिन जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है कि कांग्रेस से विश्वास व्यक्त कर रही है। और उन्होंने स्पष्ट कहा ना कि झालावाड़ जो मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां अगर हार होती है तो सीधा संकेत है कि सरकार की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री के प्रति जनता में अविश्वास। चलिए आखिरी सवाल श्याम जी आपसे मैं करना चाहूंगा, ये दो बातें निकल करके आ रही हैं। क्या वास्तव में कांग्रेस ने इतनी मेहनत की थी जिसके आधार पर कांग्रेस को रिजल्ट मिले, या ये कहें कि बीजेपी के आपसी फूट या बीजेपी को कोई ऐसी पोजीशन क्लियर वहां पे बनी हो, क्योंकि लोकलाइज मुद्दे होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पारिक पहले कह चुके हैं कि वहां देखिए बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसके आधार पे वोट होते हैं, और जब पूरे प्रदेश में एक साथ ऐसे चुनाव नहीं होते हैं तो वर्कर्स, दूसरी जगह के लोग वो भी पहुंच जाते हैं। देखिए बांसवाड़ा में कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है, वो बांसवाड़ा में जीते हैं। भीलवाड़ा में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं थी तो भी वहां जीता है, वहां इनके पास थी। अब आपके जालोर 4 में से 3 जिला परिषद की बात कर रहे हैं, 4 में से 3 सीट इनके पास। जालोर तो इनकी सीट को इन्होंने छीना है, तो अब यहाँ एक चिंता का विषय यह है। लेकिन अब बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को फाइनेंशियल स्थिति को आम जनता के सामने लाना चाहिए। राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति 10,000 करोड़ कम मिला है हमको, ये तो नहीं बता रही है। पेट्रोलियम से हमारा बहुत घट गया, तो हम फाइनेंस देने की स्थिति में विकास करेंगे कहां से? अगर कर्मचारियों को हम वेतन का भुगतान कर रहे हैं तो इतना भुगतान हो पा रहा है, हम की स्थिति नहीं है। तो इसको मुख्यमंत्री को सामने लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हम विकास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। केवल कह देने से योजना बन रही है, योजना का पैसा स्वीकृत नहीं हो पा रहा, कारण है ही नहीं, देंगे कहां से? अब मैं वो पहले भी कहा था कि जैसे अजमेर में जाकर के 42 चीजें उन्होंने अप्रूव की, 32 नहीं चलिए फाइल रुक गई। चलिए श्याम जी, और आने वाले दिनों में इसमें कोई संदेह नहीं है कि फाइनेंशियल अगर बात हम करना चाहेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर हम, क्योंकि मार्केट में जो आपको पे करना है क्रूड ऑयल पे, वो तो पैसा आपका कम नहीं हो सकता। आपके पास में राहत देने के लिए या तो इसे जीएसटी में शामिल करिए ताकि एक स्लैब को मेंटेन कर सके, या नहीं, या फिर आप एक्साइज ड्यूटी को कम करिए। एक्साइज ड्यूटी अगर कम करते हैं तो आपके खजाने पर असर पड़ता है, जो पहले से ही बड़ा जो मान के चलते हैं कि उसमें एक प्रावधान रखा है कि जीएसटी में लाने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्स लगाने का अधिकार देंगे वो। तो वो अपना सेस कहें या टैक्स कहें, वो राहत तो एक आप उसी में दे सकते हैं। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई का भी एक सामना करना पड़ेगा। खैर चले, बीजेपी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी। मेरा ये मानना है कि ये जो बाई इलेक्शन, छोटा सा इलेक्शन जो रहा, इसे सिंबॉलिक रूप से हम देखें, आने वाले दिनों में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का है। बीजेपी की अगर यही रणनीति है, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि नेता भी बिजी हैं, मंत्री भी बिजी हैं, सरकार भी बिजी है, तो बिजी जो है उसमें आत्मचिंतन करने का वक्त है। और अगर हम ये कह करके चलें कि बहुत छोटे से चुना कोई खास बात नहीं है, ये कहना सहज है, लेकिन अंदर से बीजेपी जरूर महसूस कर रहे हैं कि कमी कहां रह गई। सारी सरकार पब्लिक के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही है, उसके बावजूद भी रिजल्ट अनुकूल नहीं आ रहे। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता का वक्त है और आत्म मंथन और इसको पूरी तरह से विश्लेषण करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।